चलिए हम बात करेंगे ना कैपेसिटर की। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर अ चार्ज। सिंपल, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। और हर एक डिवाइस की क्षमता होती है कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो एक पानी की टंकी हो, अगर 500 लीटर की पानी की टंकी है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 500 लीटर। उसी तरह 100 लीटर की पानी टंकी हो, 100 लीटर कैपेसिटी होगी। तो ये उसकी कैपेसिटी ही बताता है कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग दो टेप पैरेलल लाइन से क्या कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। आज जो दोनों पैरेलल लाइन दिखाती है इक्वल हाइट में, दिखाती क्या है कि दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेट के एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है, कनेक्ट करते हैं उसको। अब इसमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो सेल बन जाएगा, यानी एक को आप बड़ा कर दोगे दूसरा छोटा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो सेल बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि इसमें हम लोग अभी बस शुरुआत में चर्चा की क्यू यानी कि चार्ज की स्टोरेज की बात कर रहे हैं ना, तो ये चार्ज की डिपेंडेंसी होती है किस पे, पोटेंशियल पे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी और चार्ज की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे। क्यू इज दैट इक्वल टू V, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे यानी कि ले जाके एक कैपेसिटर जब बोर्ड में खोसोगे तो बोर्ड में क्या मिलता है आपको, पोटेंशियल मिलता है ना। और कितने वोल्ट का मिलता है हम लोग के इंडिया में, 220 वोल्ट। तो जो ही आप इसको खोसोगे तो इसके अंदर किस चीज की इंक्रीमेंट होगी, चार्ज की इंक्रीमेंट होगी। और चार्ज इसके अंदर क्या होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा। और बहुत ही कम समय में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, खत्म भी होता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगी। नहीं, खत्म तब तक नहीं हो जब तक आप उसको कंडक्टिंग मीडियम ना दें, तब तक उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसमें से बाहर निकालेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना। हाँ वो तो है, लेकिन जिस स्पीड से वो बाहर निकलता है ना, वो स्पीड आप झेल नहीं सकते, ठीक है। बहुत छोटा सा कंडेंसर लेके अगर आप उसको चार्ज कर दें, उसको हाथ से टच करें तो बहुत जबरदस्त झटका लगेगा। सोचिए जो बड़ा बड़ा कंडेंसर होता है, इतने बड़े बड़े जो आते हैं कंडेंसर मोटे मोटे, वो जान ले लेते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर। हाँ इतना ज्यादा चार्ज होता है, इतना ज्यादा चार्ज होता नहीं होता। वो कभी देखो मूवी में हेतर दो ऐसे से करके छतिया पे से लगाते हैं सब, यस सर हॉस्पिटल। हाँ तो क्या होता है ना, जो ही अगर हाई कैपेसिटी हाई माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर को टच करोगे ना चार्ज करके, इतना जबरदस्त स्टैटिक डिस्चार्ज होगी बॉडी के अंदर कि दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कहेंगे अब हमको नहीं चलना। हाँ इतना जग सुना सुना हो जाएगा, जग धक से धक्का लग जाएगा वहां पे, ठीक है। तो रुक जाएगी। अब फिर पता है ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो आपने अगर आपने चार्ज से ही आपकी दिल की धड़कन रुकी है तो उसी चार्ज से क्या होगी, वापस चालू भी होगी। तो वो ऐसे से रगड़ रगड़ के मार धक 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 मारते हैं सर। दूसरा कैपेसिटी नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर को ले उठा के रख देंगे, नहीं ट्रांसफार्मर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती वहां पे, तो खुद ही बहुत हाई इंटेंसिटी में होता है, ठीक है। कभी खाए हैं ना, नहीं जरूरत देना पड़े। नेक्स्ट है Q is that equals to V, ठीक है। तो Q is equal to CV। ये C क्या है, कैपेसिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो C is equal to Q upon V। तो ये फॉर्मूला निकल गया था, ओके, जहाँ पे C इज कैपेसिटेंस। उसके बाद है SI यूनिट क्या होगा इसका, फैराडे। चलिए तो ये देश आपके सामने दिखा ना। अब देखिए नेक्स्ट है इसका SI यूनिट। इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, वो होता है फैराड, ठीक है। क्योंकि फैराड नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसलिए इसने अपना नाम चेप दिया, नाम दे दिया फैराड, ठीक है। अब इसका MLT इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी MLT पूछ देता है। डायमेंशनल एनालिसिस कितना है, m-1 l-2 e का पावर 4 a स्क्वायर, ये है इसका MLT। याद तो नहीं हो पाएगा, नहीं सर, वेरी गुड, छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज भी कर सकते हैं आप, इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज का होता है कूलम, होता है ना। अब वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट का भी तो वोल्ट ही होता है। हाँ तो इसको आप फिर वापस से कन्वर्ट करके कूलम में, एम्पियर में, टाइम में इसको बना सकते। नहीं हंसने की बात नहीं है, मौके पे कोई गारंटी नहीं कि याद रहे दिमाग में, तो आप एक प्रयास कर सकते हो अगर आपके पास वक्त हो तो। अब नहीं वक्त है तो छोड़ दो, बात करता हूँ। नेक्स्ट है जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, वो कैपेसिटेंस होता है ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो ना Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। तो आखिर ये डिपेंड किस पे करता है, तो इसकी डिपेंडेंसी को जानने के लिए
हम लोग जानेंगे इसका दूसरा फॉर्मूला। तो ये जो आप कैपेसिटर का फॉर्मूला देख रहे हो ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये एक स्पेसिफिक एक प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्मूला निकल के आता है। ऐसे नहीं बता ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, बस इस तरह का फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन वहां पे थी ऐसी बात कि जो V है और R है वो दोनों डिपेंड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कहाँ थे हम लोग? दूसरा फॉर्मूला था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला से करते हैं ना। यस सर। चलो तब नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, यानी कि ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल प्लेट हो, और जैसा आपको सिंबल दिख रहा है ना, वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो पैरेलल प्लेट हैं, उनके उसी की तरह होते हैं क्या, कैपेसिटर होते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात की जाती है और यही आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट भी है। बाकी कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको बस पैरेलल प्लेट से मतलब है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे होते हैं, तो दो पैरेलल प्लेट होंगे। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट होंगे और इन दोनों प्लेट, एक के ऊपर आपका प्लस सिग्मा होगा, दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा। सिग्मा समझते हैं ना, चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है उसके बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल डी और इनका एरिया होगा कैपिटल ए। ठीक, उसके बाद है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें पता है कि जब किसी प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएंगे तो चार्ज क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो वो आउट निकालेगा और नेगेटिव होगा तो अपने तरफ निकालेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं प्लस सिग्मा है माइनस सिग्मा है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव निकल रहा होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव निकल रहा होगा। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी इस वाले प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस वाले प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 के द्वारा कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके द्वारा कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये फॉर्मूला है ना, ये चैप्टर 1 में है। ये जो फॉर्मूला है ये चैप्टर 1 में है, कि याद अगर नहीं हो फिर भी हम थोड़ा बात बता देते हैं आपको कि जब भी एक यूनिफॉर्म सरफेस होता है, मतलब सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका फॉर्मूला है। याद है हम लोग जब पढ़ते तो बोलते थे इनफाइनाइट लाइन, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी। फिर हमने पढ़ा कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, अब फिर हम वॉल्यूम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अगर थोड़ा मोड़ा याद हो तो वहीं से ये सरफेस वाला फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब हम इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। सम करेंगे एलसीएम लेके, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें पता है अभी कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है ना। तो अभी क्या है कि इसके सामने क्या कर दोगे, हम लोग चेप देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस dV अपॉन dr इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है, सही है ना, हो वो क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो लास्ट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन, यहाँ पे इसको चेपना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग बिल्कुल इसके इक्वल में हटाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, इसको इधर भेज दो, तो माइनस dV इज इक्वल टू E डॉट dr। ठीक है, अब इसका क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन, तो माइनस dV इज इक्वल टू E dr cos 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपका dV इज इक्वल टू E dr। उसके बाद है आपका dV हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमारा इंटीग्रेशन कर दो, इसको कर दो 0 से V और इसको कर दो भाई 0 से D। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 0 से D। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका E, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, D। dr करोगे तो R हो जाएगा, R में D पुट करोगे तो D हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 है, काम खत्म है। तो हमको बस स्मॉल डी वाला से मतलब है, तो E इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे D माइनस 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है V इज इक्वल टू, E का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंटू D क्या हो जाएगा,
ये वाला कंडीशन हो गया इनटू डी, माइनस काम खत्म है उसका। नेक्स्ट है कि v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, है ना। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, तो पुट कर दो v इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इनटू d। क्लियर। अभी फॉर्मूला है c इज इक्वल टू q अपॉन v, सबसे शुरुआत पे लेके आया था, तो हम यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, c इज इक्वल टू q बाई v है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे v इक्वल टू q से q कट जाएगा, q बाई c होगा वहाँ पे। अब फिर ये उल्टा तो होगा। पूछा है कोई, कौन पूछा है, हम तो नहीं पूछे हैं पीछे आओ ये। ना, और सब भी हैं सब यहाँ पे, सब सोए हुए अभी। अब तुझा क्या है फिर सर हम देखिए c इज इक्वल टू q भी है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन c इज इक्वल टू v अपॉन q, ले सकते हैं ना। और यहाँ पे इस वाले q को हम कहाँ लेते हैं, नीचे। नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट लाइन में है कि अब v अपॉन q की वैल्यू 1 बाई सी, यहाँ पे हम 1 बाई सी पुट कर देंगे, तो ये 1 बाई सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ये फॉर्मूला समझ आया। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कि c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a है परमिटिविटी कांस्टेंट, तो उससे कोई मतलब है नहीं हमें, तो बचा दो a और d। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो a पे डिपेंड करता है आपका डायरेक्टली, और d पे डिपेंड करता है इनवर्सली, यानी जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस घटाते जाओगे कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। घटेगी, अच्छा घटाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा क्या बोले, तुम मत बोलो, हाँ गलत समय तुम बोल दियो इसीलिए हम कहेंगे मत बोलो। नेक्स्ट है समझ में आया, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, कोई डाउट है किसी को, चलो तो इसका ग्राफ बना सकते हैं ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आइडेंटिटी, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट है तो बोलेंगे इसमें, नहीं सर जगह है ना, लग तो नहीं रहा इधर, आप लोग ठीक ठाक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्या एकदम ठीक तो समझ में आ रहा है, शाम से बेहतर समझ में आ रहा है, इस टाइम आना चाहिए। वो अलग बात है आप लोग बस सोए नहीं तो अगर सोचो सुबह फ्रेश माइंड में होके आओगे और देखोगे तो फिर एकदम गारंटी की समझ में आएगा, कुछ हो जाए। शाम के टाइम में दिन भर का पूरा थकान हो जाता होगा तो नहीं समझ में आता होगा, थोड़ा कम आता होगा, ठीक है। और काम ही करते हैं। नहीं तो बाकी लोगों को भी काम होता है, कुछ लोगों को काम नहीं है, खाने के अलावा सोने के अलावा क्या काम है। चलिए अब इसमें केसेस है, ठीक है। केसेस क्या हैं, केसेस हैं कि जब हम इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा केस है जब हम इनके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर और कंडक्टिंग का मतलब मेटल, ठीक है। तो दोनों को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या दिक्कतें या क्या प्रॉब्लम या क्या समस्या निकल के आती हैं, इसी को हमको देखना है। स्टार्ट किया जाए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ डाइलेक्ट्रिक वाला। हाँ, डेरिवेशन डाई इलेक्ट्रिक का डेरिवेशन पूछ सकता है पेपर में। पहले प्लेट के पूछ सकते हैं। चलिए मान के चलिए कि फिगर में ध्यान देना है लोग कि जैसे हम लोगों ने ऐसे दो प्लेट बना दिया ऐसे करके, ठीक है, और उसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्वालिटी होती है ना कि जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट के अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यही के टाइम बढ़ने के समस्याओं को हम लोग सुधार करेंगे कि आखिर कैसे हुआ, क्योंकि जैसा कि ये तो इंसुलेटर है फिर भी इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे बढ़ जाती है,
बताओ कैसे बढ़ जाती है? क्या? क्या? ठीक है, कैसे बढ़ जाती है? कोई 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 है दिमाग में कुछ चल रहा है कैसे बढ़ जाती है? स्टोर करता होगा अभी। तो सीन हो जाता है ना इसमें कि जैसा कि ये डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक में पोलर है। अब पोलर में क्या होते हैं? डायपोल होते हैं। तो इसमें डायपोल ओरिएंटेशन होता है, इस वजह से इसकी होल्डिंग कैपेसिटी चार्ज की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मैं तो बस इसीलिए अब इसके डेरिवेशन समझना है। तो जानते हो यहाँ से यहाँ तक थिकनेस कितनी है इसकी? डी है। और जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस कितनी है? टी है। इसका एरिया क्या है? ए है। और कुछ है? नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई एयर में, यानी हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कहने का मतलब इस प्लेट के द्वारा इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई डाइलेक्ट्रिक के द्वारा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये के कहाँ से आया है? ये के आया है डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने की वजह से। तो एक चीज गौर करो कि जब तक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन दिख रहा है। अभी क्या है कि अगर कैपेसिटेंस अगर C है और हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है? KC हो जाता है। ठीक, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पे देखो थोड़ा डिवाइड हो रहा है। यानी कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो भाई कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटने लगेगी। यानी डाइलेक्ट्रिक का उपयोग करना भी इतना आसान नहीं है कि भाई कर दिया तो होने लगा सब कुछ। नहीं, कहीं कहीं आपको इसके बैड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जो आप यहाँ पे निम्न प्रकार में देख सकते हो कि के की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, एयर का डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट इन एयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ED, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। dV इज इक्वल टू माइनस EDR से हम लोग V इज इक्वल टू ED बनाते हैं। अगर याद हो तो V इज इक्वल टू ER, तो R की जगह पे हमने अभी डिराइव करके थोड़ी देर पहले V इज इक्वल टू ED लाया। याद है कि भूल गए? भूल गए। चलिए, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है? अब देखो E यहाँ पे कितने हैं? दो। और याद करो कि इससे पहले जब हम लोग कैपेसिटर का डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें हमने E1 प्लस E2 करा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ करेंगे, यानी दोनों E का आपस में क्या होगा? सम होगा। तो गौर करो, ये हो जाएगा E एयर प्लस E डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, E एयर प्लस E डाई इलेक्ट्रिक और इंटू डी तो है ही नहीं। टी है वो, टी। हाँ, हम कहाँ कर रहे हैं? ये वाली डी की बात कर रहा हूँ। ईडी, ये वाला डी तो गायब कर दिया। CD को सर मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, सही है, मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, यू आर करेक्ट। ठीक है, इनटू डी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये हो गया E एयर इनटू डी, यानी एयर वाला पार्ट कितना बचा है? तो देखो ये इतना बीच में एयर है, ये बीच में एयर है, यानी कि टोटल थिकनेस कैपेसिटर के डी में से अगर टी को हम घटा दें तो हमको वो जगह मिल जाए जहाँ पे क्या है? केवल हवा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी माइनस टी और प्लस ये क्या हो जाएगा? ई डाइलेक्ट्रिक इनटू डी, सॉरी टी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है? टी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है EA की वैल्यू पुट करो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और फिर हम ED की पुट करो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इनटू डी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट करके बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस डी बाई के हो जाएगा। अब फिर हम क्या कर देंगे? इसको रीवैल्यूएट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें बोला ही नहीं कुछ करने के लिए। ठीक है,
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि हमें पता है ना कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, वो Q by A। Q by A होता है। और यहाँ पे आप सिग्मा देख रहे हो ना, Yes, sir। तो बस कर दो V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा D माइनस T प्लस P बाई K हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है कि इस Q को हम इसके नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं, Yes, sir। तो V अपॉन Q की वैल्यू 1 अपॉन C, 1 अपॉन C इज इक्वल टू ये हो जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन K और अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, तो फिर जब हम C की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। This is the formula for capacitance when we place a dielectric inside That thing। क्लियर हुआ, समझ में आया। Yes, sir। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला केस 1 में डाइलेक्ट्रिक केस में आपको बता दिया है। कोई दिक्कत है तो बताएंगे, बोलिए। No. चलिए, तो इसका बात है ना कि नेक्स्ट में कि अगर हम ऐसा डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें कि पूरा का पूरा भर जाए, तनकियों हवा जाने के लिए स्पेस ना रहे, तो आप देख सकते हो व्हेन T इज इक्वल टू D, तो जहां जहां T है ना, जहां जहां मतलब D है, वहां वहां हम T क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो आप सफा देख लो, यहाँ पे D है ना, T रखोगे, T से T क्या हो जाएगा बताओ, T बाई K हो जाएगा, K नीचे आ जाएगा, तो जगह C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन T बच जाएगा ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बोलिए, तो यहाँ पता चला कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक को K टाइम्स C है। देख लो यहीं पे ये डेरिवेशन निकल गया है कि जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें किसी भी कैपेसिटर में, तो कैपेसिटेंस की K टाइम क्या जाती है, बढ़ जाती है। और आप देख लो यही जो रिलेशन अभी तक के इस केस में निकल के आया है। कोई दिक्कत अगर आपसे पूछे कि कैसे K टाइम बढ़ती है, तो ये डेरिवेशन चिप देना, मुंह पे फेंक के मारना उसको, ठीक है, तुरंत नंबर दे देगा। चलो, केस 2 क्या है, केस 2 है कि जब हम वहां पे क्या प्लेस करते हैं डाइलेक्ट्रिक के जगह पे मेटालिक प्लेट, क्या प्लेस करते हैं मेटालिक प्लेट। तो हमें पता है ना कि ई एयर क्या होगा सिग्मा परसेंट नॉट, पर ई मीडियम क्या होगा, यानी कि ई कंडक्टिंग मीडियम, तो ई आपका मेटल हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल इनसाइड द मतलब कि इनसाइड द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। तो हमें मिलेगा वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एकदम सेम डिटो छापेंगे जैसे जैसे चलो, ऐसे भी ई एयर है, ई नेट है, जोड़ते 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 आएंगे और आखिरी में हमको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिलेगा, क्या ये मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। देख लो ये रिलेशन मिलेगा, ठीक। और अगर फिर वही केस कि अगर D की वैल्यू यानी थिकनेस हो इतनी फैला दो उसके मेटालिक की एकदम चिपक जाए इसमें, तनकियों स्पेस ना रहे, तो D इज इक्वल टू T हो जाएगा। और ये हो जाएगा इन एप्सिलॉन नॉट A बाई T माइनस T, यानी एप्सिलॉन नॉट A बाई 0, और 1 अपॉन 0 मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड, कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड फॉर द कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड द कैपेसिटर। मुझे नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तू घर निकल तो पहले, सो तो नहीं रहे हैं, क्या कर रहा है, सो कहाँ रहे हैं सर। चलिए हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कितने होते हैं, 2, सीरीज पैरेलल, ठीक है। सीरीज में क्या है कि ऐसे कैपेसिटर जोड़ दिया C1 C2 C3, तो वो बोलेगा कि आपको C
इक्विवेलेंट निकालो तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सिंपल, ठीक है। और पैरेलल बोल दिया तो सीधा प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये C1 C2 C3 C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू सीक्वेंस। सेम, ठीक है। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यस सर। ठीक है। रेजिस्टेंस के सीरीज में हम ऐसा करते थे, तो कैपेसिटर के पैरेलल में करना है। हम कैपेसिटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में ऐसा करते हैं तो कैपेसिटर के सीरीज में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ध्यान दीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ऐड अ चार्ज, तो ये वो पोलैरिटी का डेफिनेशन भरा हुआ है, तो लगना जान लो कि एक कैपेसिटर में जितना भी चार्ज स्टोर होगा उसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। क्योंकि जो भी चार्ज स्टोर कैसे होता है कि जब भी एक चार्ज किसी एक जगह से दूसरी जगह आए और वो कैसे होता है, वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू यू पोटेंशियल एनर्जी। बस वही एनर्जी का स्टोरेज की हम लोग बातें कर रहे हैं कि जब भी कहीं एक जगह पे चार्ज आके डिपॉजिट होंगे तो डिपॉजिट करने में कुछ वर्क डन होगा, वही वर्क डन की चर्चा यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे क्या होता है। नेक्स्ट है, हमें पता है सबसे शुरुआत वाला हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था कैपेसिटर का, वो क्या किया था, ग्राफ नहीं किया था, बताया था आपको, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, हमें पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। नेक्स्ट है कि dW इज इक्वल टू VdQ, होता है ना, VdQ, ये जानते हो कैसा है ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू VQ, तो dW इज इक्वल टू VdQ। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेके आए हम लोग, तो लगा दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक को करेंगे 0 से W, एक को करेंगे हम लोग 0 से थीटा है क्या, Q है, कैपिटल Q है, 0 से कैपिटल Q है, कि Q माने 4, ठीक है। चलिए, तो dW क्या हो जाएगा, वो W हो जाएगा, और VdQ का क्या हो जाएगा, V के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, Q अपॉन, एक सेकंड उल्टा हो गया, हम पुट कर देंगे V के जगह पे, एक सेकंड, V बाहर लेंगे ना, V के जगह पुट कर देंगे Q अपॉन C। ऊपर से देखो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू, नहीं समझे, 0 से Q बाई C dQ, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C बाहर, और Q dQ का क्या फॉर्मूला होता है, Q स्क्वायर बाई 2, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से Q, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन C, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। और अभी हमें पता है क्या कि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे ना तो W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Q और इंटू V, Q से Q गया, तो W इज इक्वल टू 1/2 Q V आ गया, ठीक है। और अभी हमें पता है कि Q इज इक्वल टू, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू QC, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV पुट करा तो W इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू U माने पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए कोई डाउट है इसमें, समझ में आया सबको, यही चीजें मेंशन है यहाँ पर, सेम जैसा जैसा अभी हम लोगों ने करा। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो पता है ना कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी मास अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी मास क्या है, तो एनर्जी मास अभी हम लोग ना है कितना, हाफ CV स्क्वायर, यही तो है एनर्जी मास, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, यही होता है वॉल्यूम ना। तो हम जब इसको क्या कर देंगे, हाफ CV स्क्वायर अपॉन एरिया इनटू लेंथ,
ऐसा कर देंगे, इसी को बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। इतना करने वाला। इसके बाद इधर उधर सब सॉल्व करके और आप ला दोगे U इज इक्वल टू 1/2 E नॉट E square. E स्क्वायर। E नॉट नहीं है ना, Epsilon. ये एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी फॉर द व्हाट, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी है, याद अगर नहीं हो तो। वहां पे था 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, म्यू नॉट बी स्क्वायर था वहां, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, मैग्नेटिक फील्ड का है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। कितना सिमिलरिटी है, 1/2 ये इलेक्ट्रिक का है, ये मैग्नेटिक का है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये EMW में था और AC में आपको देखने का था, लेकिन नोट्स में नहीं था, मैंने उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो नहीं हो सका, ठीक है। फिर भी याद आ गया तो बता दिया। हो गया हो। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैसे स्टोर करेंगे। तो सब सारे कैपेसिटर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वो हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान देंगे, हटा दें इसको। नेक्स्ट है कॉमन पोटेंशियल। देखिए इसमें क्या है कि मान चलो एक कोई कैपेसिटर है और दूसरा कोई कैपेसिटर है, एक उसमें से चार्ज Q1 जा रहा है, इसमें से चार्ज Q2 जा रहा है। कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल V1 और पोटेंशियल V2। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 इज इक्वल टू CB1 C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2, हाँ या ना। अब सोचो इसी दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया, अटैच कर दिया जाए पैरेलल में, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, अब जो भी जाएगा ना, पता है ना कि जो भी होता है वो पैरेलल में कांस्टेंट होता है, यानी कितने भी तुम पांच में ना तो भी उतना ही जाएगा जितना जाना है। तो इस केस में यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये C1 ये C2 और ये Q1 और ये Q2। उस केस में हमको क्या मिलेगा, मिलेगा Q1 इज इक्वल टू C1 भी और Q2 इज इक्वल टू C2 भी। ये देखो कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग कॉमन पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल हो जाए सेम, तो यानी कंडीशन क्या होगा, सीरीज में तो नहीं होने वाला, होगा जब भी होगा तो कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये होती है कॉमन पोटेंशियल की बात। अकॉर्डिंग टू, चलो तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की कंजर्वेशन के नियम के हिसाब से जब भी हम कंडीशन में दोनों को अटैच करेंगे, दोनों को चार्ज को सम करेंगे, देखो बिफोर में ये हो जाता है और आफ्टर में ये हो जाता है। तो बिफोर में क्या था, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम यही कहता है ना कि the charge before the condition and charge after the condition is always constant। यानी बिफोर में चार्ज, आफ्टर में चार्ज, यहाँ पे Q1 डैश Q2 डैश कर दो, ठीक है, और अंतर दिखाने के लिए। तो दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या पता है, Q1 की वैल्यू C1 V1 और Q2 की वैल्यू C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। अब यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू B ब्रैकेट C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या ला दोगे, C1 प्लस C2 और ये हो जाएगी B। तो ये है फॉर्मूला आपका कॉमन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, कोई दिक्कत, क्यों हंस रहे हैं आप? हमारा मुंह है, हमारा ये कोई बात हुआ। चलिए आगे चर्चा करें। नेक्स्ट है एनर्जी लॉस, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जब ऑपरेट होते हैं ना तो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से एनर्जी का लॉस होता है, या हीट के फॉर्म में हो जाए या फिर
क्या कहते हैं फ्लक्स लीक हो जाए, इस फॉर्म में हो जाए, यानी किसी ना किसी फॉर्म में होगा। अब वो कैसे होगा उसी को देखते हैं एनर्जी लॉस। हटा दे इसको। Yes, sir. देखिए एनर्जी लॉस क्या होता है। ध्यान देंगे बिफोर कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन से पहले, अभी जो इससे पहले किया ना कॉमन पोटेंशियल, उसी को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर कॉम्बिनेशन क्या थी, सीन था u I इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिमाग में रखिए। आफ्टर कॉम्बिनेशन ये क्या हो जाता है, UF इज इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, जो भी कॉमन लेने के लिए, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जानते हो कैसे कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग V स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। और अभी हमने इससे पहले निकाला कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वहां पे क्या कर देंगे हम, प्रेस करके उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, बहुत लंबा चौड़ा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, उस एक्सप्रेशन को आप छोड़ दे, हो जाएगा, उतने हो जाएगा ना। नहीं, पूरा करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही 3 नंबर नहीं देगा। 3 नंबर नेक्स्ट है, तो हमें बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ये सब सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ नीचे वाले पे भी ना होगा सर, स्क्वायर हाँ नीचे वाले का भी ना होगा। नहीं, क्यों नीचे वाला क्यों होगा, क्योंकि V इक्वल दोनों होता है ना, ऊपर नीचे का होता है। V इक्वल टू V का स्क्वायर है ना। हाँ वो कर जाएगा, लास्ट में सॉल्व करेगा। अरे वो भैया आंसर लिखा है। हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लगा रहा है पूरा पूरा UF की वैल्यू आखिरी वाली फाइनल रिजल्ट निकल के आई है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी, अभी आप सॉल्व करेंगे, हमको पता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया वाला। चलिए नेक्स्ट होता है डेल U। डेल U का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, UI माइनस UF। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका बहुत लंबा चौड़ा फाइनल जाएगा। माइनस इनिशियल होना चाहिए ना। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों लॉस हो रहा है तो फाइनल कोई नहीं, लास्ट में नेगेटिव लगा देंगे हम। नहीं, इनिशियल में ज्यादा होगा ना, फाइनल में कम होगा, एनर्जी लॉस हो रहा हाँ, है। एनर्जी लॉस हो रहा है तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में माइनस लगा देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में लास्ट में क्या लगता है, माइनस लगता है, जो बताता है कि दिस इज द ड्रेनेज ऑफ एनर्जी, या दिस इज द ड्रेनेज ऑफ चार्ज, दिस इज ड्रेनेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वो 3-5 जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके सामने C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 से अधिक निकल गया ये। तो जब ऐसा हुआ तो इस केस में जो UI की वैल्यू है वो UF से क्या होगी, बड़ी है, ग्रेटर होगी। क्यों, क्योंकि शुरुआत में जो एनर्जी थी और उसके बाद में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीजमेंट साइड में है। अगर इंक्रीमेंट में होती तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ी डिक्रीजमेंट, क्योंकि लॉस ऑफ क्या हो रही है, एनर्जी। खेडिंग में ही बोल रहा है एनर्जी लॉस। ठीक है, तो कभी हो सकता है कि फाइनल में ठेर हो जाए, तो एक कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सो एनर्जी लॉस्ट, द लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कनेक्टिंग वायर। तो जो हम वायर से को कनेक्ट करेंगे ना, वो वायर क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में। अभी हम लोग शुरुआत में चर्चा करी, एनर्जी लॉस कई तरीके से हो सकता है, हीट के फॉर्म में, फ्लक्स लीकेज के फॉर्म में, चार्ज लीकेज के फॉर्म में, कोरोना डिस्चार्ज के फॉर्म में। तो हमने ये लॉस यहाँ पे हम लोग देख। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। बंद।